नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। दोस्तों, अक्सर हमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो है कि मार्क्स का कम आना। मार्क्स का कम आना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम शायद आंसर को मैनेज नहीं करते हैं। जब हम आंसर को मैनेज नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे पहले से प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अब आपके पास 2012 से लेकर 2018 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम उस तरीके से नहीं देखते जिस नज़र से हमें उसे देखना चाहिए। अब उसमें देखना क्या है कि एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है और हमारे दिमाग में उस वक्त उत्तर क्या आता है। जब हम चीज़ों को देखते हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर को हम फ्रेम करना चाहते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि इसको भाई पीछे से बताना पड़ेगा। नहीं, ये गलत रणनीति है। जब भी कोई सवाल पूछा है, सबसे पहले अपने दिमाग में ले आइए कि इसका एक फ्रेम करना है। मुझे एक फ्रेमिंग पहले तैयार होनी चाहिए दिमाग में। शब्द सीमा भी देखने, समय भी आपको देखना है, और लाइनों को भी चेक करना है कि भैया मेरे पास लाइन कितनी लिखने के लिए। ऑब्वियसली प्रैक्टिस की बात है, टेस्ट सीरीज में आपने प्रैक्टिस किया होगा, हम मानकर चलते हैं। अब आपको पता है एक लाइन में 7 से 8 शब्द आप लिखते हैं, इतने वर्ड्स आ जाते हैं अमूमन। अब आपको क्या करना है, जो प्रश्न पूछा है उसमें एग्जैक्ट पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये बोल क्या रहा है। जैसे मान लो कुपोषण को हटाने के लिए या कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की है। अब उस स्कीम के बारे में प्रश्न है कि अब वो ये पूछ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में माताओं के लिए किस तरह से लाभकारी है। अब हम लिखने लगे स्कीम के बारे में, मान लो महतारी जतन योजना के बारे में पूछ लिया कि ये महिलाओं के लिए किस तरह से लाभकारी है। तो अब हम क्या करते हैं, स्कीम को कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, मतलब इतने डिटेल में चले जाते हैं। जबकि प्रश्न बहुत सिंपल है कि ये माताओं के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो अब जो बेनिफिट्स वाले पॉइंट्स हैं वो लिखना छोड़ के हम कहीं और पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उस वक्त क्या है, ये तो प्रोग्राम पूछा है और प्रोग्राम हमें रटा हुआ है, हम तुरंत फटाफट नोट किए, घर आए तो पता चला मार्क्स नहीं मिले उस पर, क्योंकि आपने डायरेक्ट लिखा नहीं है। तो ये गलतियां अक्सर हमसे होती हैं। फिर दूसरी चीज कि कुपोषण, मान लो महतारी जतन योजना आप लिख रहे हैं कि किस तरह से लाभान्वित करेगा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, तो किस तरह से लाभान्वित करेगा, तो कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी हम वहां पर दे सकते हैं। अब तथ्यात्मक जानकारी क्या, कि जैसे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के कुपोषण का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। और इसी बीच आपको IMR और MMR मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पता है, तो उसको भी कोट कर दीजिए तथ्य के रूप में। फिर हम उसके साथ साथ, यदि बड़ा क्वेश्चन है 100 वर्ड्स में पूछा है, तब तो लिखने का काफ़ी स्कोप है। अदरवाइज टू द पॉइंट लिखिए आपकी उससे बेनिफिट क्या है, कि उसमें हम उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, मतलब बच्चे के जन्म लेने से पूर्व से लेकर, मतलब प्रॉपर चेकअप मदर का, और बच्चे होने के बाद तक बच्चे का भी चेकअप और मदर का भी चेकअप। तो इससे क्या है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और जनसंख्या सुरक्षित, डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम आगे लेकर जाएंगे। तो आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना होगा और टू द पॉइंट आंसर। फिर जिन प्रश्नों में डिमांड है मैप या फ्लो चार्ट की, तो मैप का स्कोप ढूंढिए, और क्वेश्चन राइटिंग जहां हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपकी कॉपी होती है, उसके राइट साइड में आप मैप बना सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे जहां कॉपी मैं शेयर करूंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई किसी प्रोग्राम के बारे में। अब मान लो हम चलते हैं किसी और प्रश्न के बारे में, जैसे बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया। अब मान लो इंडियन पॉलिटी के प्रश्न में आपको बड़े क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि हाल ही के दिनों में लगातार न्यायपालिका का हस्तक्षेप नजर आ रहा है, इस तरह का मान लो कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन टू द पॉइंट स्टार्ट करना है। सपोज आपको ये फुल क्वेश्चन में आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उतने शब्दों में लिखने के लिए हमारे पास अच्छा और फैक्चुअल कंटेंट होना चाहिए। फैक्ट यहां पर क्या होगा, फैक्ट यहां पर एग्जाम्पल्स होंगे।
कि कब कब ऐसी घटनाएं घटी जहां पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, और हस्तक्षेप को तकनीकी रूप से हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, फिर जुडिशियल रिव्यू भी इसी में शब्द हम देखते हैं, PIL भी यहीं पर देखते हैं। तो आप देखेंगे चीजों को कैलकुलेट कैसे करना। जैसे अभी आज ही के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई मीडिया के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट। तो अब मीडिया के ऊपर तो वैसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 19 में वो लोग भी सक्षम है कुछ भी लिखने, कुछ भी बोलने के लिए। तो गाइडलाइंस किसकी होंगी, तो उनके अपने कंट्रोल। तो कुछ बातें वहां से भी उठाएंगे। मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। मान लो छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें कि छत्तीसगढ़ में आपसे पूछ लिया, उदंती के बारे में पूछ लिया, या और किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, तो अब वो कितने शब्दों में पूछा है इसको भी देखिए, उस हिसाब से तथ्यों को समाहित कीजिए। तो अक्सर हमारी गलती कहां पर हो रही है कि हम सीधे सीधे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, इसलिए हम जो मन में है उसको लिख देते हैं पहले, और जो पूछा वो नहीं लिखते। तो क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए कि वो बोल क्या रहा है, डिमांड क्या है उसकी, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें गोल लगा लीजिए भैया कि मुझे इस पर फोकस करना है आंसर लिखने के दौरान। और बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 2-3 बार क्वेश्चन को देखिए ताकि आपका फोकस वापस प्रश्न पर आ जाए। तो ये गलतियां अक्सर हम करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे पेपर चेक कर रहे हैं तो समझ में आता है कि पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और दिए, और तकनीकी शब्द जहां पर है वहां पर और संभल कर आपको ध्यान रखना है, खासकर पेपर 7 में जहां पर एक्ट वगैरह भी है, उसके पहले पार्ट में है अधिनियम वगैरह। तो अधिनियम में कुछ तकनीकी शब्द हैं, तो रिकॉल कर लीजिए कि इसमें क्या लिखा था। जब नहीं आए तब तो कुछ भी लिख कर आएंगे आप, लेकिन आपको लगा कि आपने पढ़ा है तो फिर उसको रिकॉल करके कुछ तकनीकी शब्दों के साथ लिखने का प्रयास कीजिए आप। इससे क्या होगा कि जो आंसर की डिमांड है वो पूरी होगी। अब मान लो पेपर 7 का ही उदाहरण ले लें कि आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछा गया कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर भारत सरकार ने किस तरह के प्रयास किए हैं। मान लो एक फुल क्वेश्चन, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या प्रयास किए। तो अब हम क्या करें, सारे प्रोग्राम्स लिख दें। अब उसको सीधे सीधे स्टार्ट कीजिए, बहुत भूमिका बांधने की जरूरत नहीं कि भारत में महिलाएं अब अभी भी ढंग से पढ़ी लिखी नहीं है, राज्यों में बेहाल है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। उसमें सीधे सीधे स्टार्ट कीजिए कि आज़ादी के बाद से कुछ चुनौतियों के साथ महिलाओं की शिक्षा में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है, हालांकि हम अपेक्षित प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाए। बस 1-2 लाइन इतना बता सकते हैं, ज़्यादा आपको लिखना ही है। तो उसके शुरू हो जाइए, भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, जहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमने क्या प्रयास किया। फिर आप देखेंगे कि केरल का जो मॉडल है कि वहां पर समझ में आता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक समय पर माना जाता था कि मुस्लिम पॉपुलेशन इस्लाम के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं करती, बाद में समझ में आया गरीबी कारण है, तो उसको दूर किया गया कारण कि स्कूल को नज़दीक बनाया जाए। फिर महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा संख्या में वहाँ पढ़ाने जाएँ, उनको घर घर से पिक करने के लिए और सरकारी गाड़ी लगा दी गई केरल में। तो ये उनके सक्सेस मॉडल हैं। तो ऐसे ऐसी कुछ चीज़ों को उदाहरण में ले सकते हैं हम। यदि किसी राज्य से बढ़िया उदाहरण है उसको भी ले सकते हैं कि ये भी प्रयास किए गए हैं। हालांकि क्वेश्चन भारत सरकार पे है, तो भारत सरकार का एकदम याद नहीं आया तो इन सब चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह से प्रयास किया गया बालिकाओं की शिक्षा के लिए। और कोर्ट के आदेश के बाद हर स्कूल में क्या है, टॉयलेट कंपलसरी, स्कूल नज़दीक होना चाहिए। राज्य सरकारें साइकिल दे रही हैं, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती साइकिल योजना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हमको लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि भारत सरकार ने ही किया हो, राज्य सरकारों की भी अच्छी पहल को लिख सकते हैं हम। तो उत्तर में आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रश्न पूछा क्या है और आप लिख क्या रहे हैं। तो इस तरह से जब आप एग्जाम्पल कोट करके लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो एग्जामिनर जब पढ़ता है आपकी कॉपी तो उसको लगता है हाँ कि इसने सही पकड़ा है, टू द पॉइंट लिखिए। मैंने आरटीआई वाली कॉपीज को देखा है कई छात्रों के, तो मुझे यही एक बात समझ में आई कि आपको 8 में से 6 नंबर लेना है तो आपको इसी तरह से टू द पॉइंट स्टार्ट करना होगा। टू द पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल डालिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट डालिए, फिर आप देखिए मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इन सारी जो पॉइंट्स हैं उनके सहारे आपको बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, रिपीटेशन अवॉइड करना है। और क्या वहां पर नहीं करना चाहिए कि आप बैकग्राउंड मत बनाइए, भूमिका मत बांधिए, भूमिका बांधते ही नंबर कट जाते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट है जो नहीं करना चाहिए, सीधे स्टार्ट कर देते हैं आप लिखना
तो सीधे स्टार्ट मत कीजिए लिखना, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें होल्ड कीजिए, एक बार उसको समझिए, एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए कि बोल क्या रहा है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि टू द पॉइंट आप लिख पाएंगे और एक प्लानिंग आपकी हो जाएगी। तो वो प्लानिंग दिखनी चाहिए आपके क्वेश्चन में कि हाँ बच्चे ने प्लान करके लिखा है। और कोई भी प्रश्न छोड़िए मत, क्योंकि प्रश्न छोड़ने का मतलब है कि आप एग्जामिनर को मौका दे देते हैं कि आप हमें कम नंबर पे रेट कीजिए, ठीक है ना। तो वहां पर कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आए। हाँ, गलत सलत बिल्कुल नहीं लिखना है कि एग्जामिनर देखकर गुस्सा हो जाए कि यार बाकी क्वेश्चन में तो परफॉर्म बढ़िया किया है। मतलब प्रयास कीजिए उससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो लिख कर आ जाए, और काटिए मत, क्योंकि काटेंगे तो वैसे जगह कम है। टू द पॉइंट फिक्स है, वहां पर लाइन खींचा हुआ है, तो आपके पास लिखने का स्कोप उतना ही है जितनी लाइनें दी गई है, ठीक है ना। और लाइन देखकर घबराना नहीं कि पता नहीं ज्यादा लिखना है कम लिखना है, मेरी तो 4 लाइनें बच गई, मैंने कम तो नहीं लिखा है। घबराइए मत, आप जितना लिखते हैं एवरेज उतना ही लिखेंगे, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर ध्यान देने वाली बात है रोल नंबर वगैरह ढंग से लिखा है या नहीं, वहां पर भी भरना पड़ता है, तो वो सब भी चेक कीजिएगा। तकनीकी पक्ष है, क्योंकि वहां गड़बड़ी हुई मतलब पूरा गया पेपर आपका। और तकनीकी सब्जेक्ट में खासकर मैथ साइंस में यह जरूर ध्यान रखिएगा, यदि कमजोर है तो वहां पर मतलब अपने दिल से प्रयास कीजिए कि पास होने लायक तो कम से कम बनाएं, यदि बहुत ही बुरा हाल है तो। और वैसे भी अब साइंस टेक और एनवायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिलाकर पास होना है, तो उम्मीद है कि आप अच्छा ही प्रयास कर रहे होंगे। ऐसे राइटिंग में आप कोशिश कीजिए कि पहले ढांचा तैयार कर लीजिए, 15 मिनट ढांचा तैयार कीजिए, 30 मिनट में लिखिए। एक ऐसे 750 शब्द में लिखना है तो उसको 600 650 पर रोक दीजिए आप, और 45 मिनट पूरा नहीं लिखना है, 30 मिनट लिखिए, 15 मिनट प्लान कीजिए, और फिर देखिए आपको मार्क्स कैसे नहीं आते हैं। और ऐसे में भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्लोगन आपको याद आ रहा है, कोई मुहावरे याद आ रहे हैं, कोई तथ्य याद आ रहे हैं, कारण और इसके बाद समाधान, ये सारी चीजों को समाहित करना है आपको, तब जाकर आप एक बेहतर ऐसे लिख पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे राइटिंग एक दिन का काम नहीं है, अभी आपके पास काफी समय, प्लान कीजिए, बढ़िया ऐसे लिखिए, और फिर देखिए कैसे नंबर नहीं आते हैं। अभी 30-35 दिन का समय है, इतने में कम से कम 15-20 ऐसे लिख डालिए आप। पर डे आप लिखिए, क्या दिक्कत है, लिखना तो है ही ना, रोज राइटिंग प्रैक्टिस। और हम राइटिंग अवॉइड करते हैं, इसीलिए एग्जाम हॉल में जाकर दिक्कत आती है। तो डूज एंड डोंट्स में ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान में रखिएगा, और हर चीज पर करंट का उदाहरण आप समाहित कर लीजिए। जैसे सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको उससे जरूर क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आ सकता है, या बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार करके जाइए। उसके आई मीन पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट, पुराने से कंपैरिजन भी हो सकता है तो पुराना भी पढ़ के जाइए, पुराने से बेहतर कैसा है तो वो भी तैयार कीजिएगा आप, और इसमें जो कमियां हैं वो कैसे हैं। तो पॉइंट्स कॉन्क्रीट होने चाहिए, राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए, राजनीतिक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। आपको अवॉइड करना है गवर्नमेंट आई मीन पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करने से बचना है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो बिल्कुल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण अखबारों से लेना है, अखबार पढ़ना मत छोड़िए आप। होता क्या है सर, एग्जाम है मेंस का, हम तो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई, आपको एग्जाम है तब तो और अखबार पढ़ना चाहिए, बढ़िया है। उदाहरण कहाँ से लाएंगे आप, और जो करंट पढ़ के जा रहा है, जो द हिंदू पढ़ के जा रहा है, उसके पास बढ़िया उदाहरण है, वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है, और हम ठहरे कि भैया हमको नहीं पढ़ना है अखबार। तो एनीवेज आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके अगले सेशन में आप देखते हैं मेरे साथ आंसर कॉपी के साथ मैं आपके प्रस्तुत हो रहा हूं, और देखिएगा कॉपी में कैसे क्या होना चाहिए, मैं उस पर आपको अलग से गाइड कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, और हिंदी की कॉपी देखते हैं कि किस तरह से आंसर राइटिंग होती है और आप बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नंबर 5 है, दैट मीन्स आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है बेसिकली। तो चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखते हैं एमएसपी अभी हाईलाइटेड भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा पार्लियामेंट में छाया हुआ है, और कृषि बिल पारित हो चुका है, और जिसका विरोध पूरे देश भर में अलग अलग दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो एनीवेज बात आती है क्वेश्चन की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है से क्या तात्पर्य। तो यहाँ पर आंसर दिया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसके द्वारा सरकार कृषकों विभिन्न उपजों का क्रय करती है कृषकों से। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खरीफ एवं रबी फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो बेसिकली जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसमें त्रुटि क्या है वो भी समझिए आप।
न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है। अब इतना लिखने के बाद आपने क्या किया, शब्दों को वेस्ट कर दिया। शब्द सीमा तो तय है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लिखना, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो एमएसपी जब बोल ही दिया है आपको तो वह मूल्य होता है सीधे, ठीक है ना, वह मूल्य होता है। तो आपको शब्दों को बचाना सीखना है। 30 वर्ड्स है, 30 वर्ड्स में आप देख पा रहे हैं कि आप यदि कॉन्क्रीट नहीं लिखेंगे तो शब्द सीमा खत्म और नंबर भी कम मिलते हैं। ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी क्या है, यह प्रश्न पूछा गया। किसी अर्थव्यवस्था में मानव के दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। मानव पूंजी किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए ये जो लाइन है ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव पूंजी किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है, मतलब कोई तथ्यात्मक बात आपको करनी होगी क्योंकि शब्द सीमा यहां पर 30 है। तो आप अपनी गलतियों को पहचानिए। क्या होता है कि जब हम लिखते हैं फ्लो में और लिख कर आने के बाद हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गलती होती है। मानव संसाधन को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि उपलब्ध कराकर मानव पूंजी में बदला जाता है। ये लाइन फिर भी ठीक है, लेकिन पूछा मानव पूंजी क्या है तो किस रूप में उसको देखना है, तो परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है किसी अर्थव्यवस्था में मानव को। तो इतने लंबे लाइन में बहुत कोई तथ्यात्मक आपने आंसर नहीं दिया। कृषि वानिकी क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि की विधि जिसके अंतर्गत वन भूमि में वृद्धि को भी ध्यान में रखकर खेती की जाती है, कृषि वानिकी कहलाता है। इसमें किसी फसल को उगाने के साथ साथ वृक्षों का भी रोपण किनारों पर किया जाता है। फिर भी ठीक है, आंसर टू द पॉइंट देने का प्रयास किया गया। अगले पेज की ओर चलते हैं हम और देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है। उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उदारीकरण एक नीति है जिसके तहत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में नियम, कानून, प्रतिबंधों आदि पर कमी की जाती है, उन्हें उदार बनाया जाता है। भारत में उद्योगों, व्यापार पर लाइसेंस की प्रक्रिया को उदार बनाते हुए 1991 में उदारीकरण अपनाया गया। फिर भी ये तथ्यात्मक आंसर है क्योंकि आपने कुछ मूलभूत बातों को लिखा है और एग्जामिनर ने 1.5 नंबर दिया है। ठीक है, उदारीकरण एक नीति है और मतलब ओवरऑल एग्जाम के प्रेशर में आप इतना लिख पाते हैं, ये ठीक है। ग्राम स्वराज अभियान के विषय में बताइए। ग्राम स्वराज अभियान गांधीवादी ग्रामीण विकास की अवधारणा है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर कर आयोजन किया जाता है जहां जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना जाता है तथा निवारण किया जाता है। और बेहतर हो सकता है ग्राम स्वराज में यदि सीधे लिख दें कि ग्राम स्वराज अभियान गांधीवादी ग्रामीण विकास की अवधारणा है तथा सुशासन की कल्पना है, ठीक है ना। तो सुशासन जैसी लिखेंगे तो ग्राम स्वराज बेसिकली क्या है, सुधन राज है ये, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं दोस्तों, सु मतलब यहां पर क्या है, गुड, ओके, तो गुड गवर्नेंस है बेसिकली ये, ठीक है ना, सुशासन। तो ग्राम स्वराज हालांकि छत्तीसगढ़ में इसे 2 रूप में देखा जाता है, ग्राम स्वराज और एक आपको पता है कि ग्राम स्वराज छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत होती, बाद में केंद्र सरकार में भी इसको अपना लिया गया, ठीक है ना। तो आप देख पाते हैं कि दोनों को हमारे राज्य में, क्योंकि एक केंद्र वाला भी उसको भी फॉलो करना है और राज्य का तो अपना चलता ही है, तो इस तरह से ग्राम स्वराज का अभियान जो है 2 तरीके से छत्तीसगढ़ में फॉलो किया जाता है। एनीवे, सुशासन जोड़ते ही आपको ये 2 नंबर मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि सुशासन का ही एक तरीका है। और इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर, तो अब यहां पर क्या करना चाहिए था, एक चीज और भी लिखना चाहिए था कि बेसिकली पूरी सरकार के द्वारा प्रशासनिक अमले ही नहीं बल्कि मंत्रीगण भी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जाते हैं। तो एक तरह से ये आपके द्वार पर समस्या का निवारण अभियान है, ताकि कृषकों को या ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों तक नहीं आना पड़े। तो एक तरह से सेवा भावना को हम बेहतर कर रहे हैं और सर्विस डिलीवरी इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, सेवा प्रदाय जो हम कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता लाने की कोशिश हो रही दोस्तों इसके माध्यम से। उसके बाद शिक्षा के बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और इन्होंने पूरा आंसर नहीं किया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
और नेक्स्ट पेज में नीति आयोग द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के नाम बताएं। नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो ये सीधे सीधे आंसर था और इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं है क्योंकि आपको जिलों का ही नाम पूछा गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ बेसिकली 150 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग ने अपने टारगेट में लिया है और उनके विकास के लिए एक नई दिशा के तहत नई दिशा निर्देश के तहत वहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनमें अलग अलग क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर। फिर देखते हैं प्रश्न, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वे 18-19 के प्रचलित भाव तथा स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आए, तो इस पर 0 प्राप्त हुआ है क्योंकि आंसर गलत है। विमुद्रीकरण के निहितार्थ या इम्प्लीकेशंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो इन्होंने अलग अलग उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन आप 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड है, तो डिटेल इस पे जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में देखते हैं क्या किया इन्होंने। तो नहीं लिखा है, आंसर इनकम्प्लीट यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर भारत में कम वेतन और असमानता के कारण बताएं, तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हो गई और आंसर नहीं निकल कर आया। फिर अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के कार्यकलापों के विषय में संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करें। अनुसूचित जनजाति प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो इसमें आप ठीक कर रहे हैं कि इस तरह से आर्टिकल लिखें एंड देन उसको डिफाइन कर दें, ये तरीका ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट करना होगा। अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के उद्देश्य को बताते हुए इसके प्रावधानों का वर्णन करना है और आपने सटीक आंसर देने का प्रयास किया है और यहाँ पर तथ्यों को भी समाहित किया है और आप देख पा रहे हैं तथ्य डाले गए हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राज्य में चल रहे जैविक खेती मिशन के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दें। तो राज्य में जैविक खेती मिशन के तहत प्रदेश के 5 जिलों को पूर्णतः जैविक जिला बनाया गया है। तो अब खेती के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी, अब देखिए इसमें एक चीज मिसिंग है कि जैविक खेती मिशन क्या है, इसको भी हमको समझाना चाहिए था। क्वेश्चन 60 वर्ड का है और सिर्फ नाम, जिलों का नाम लिखने से कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि आपको जैविक खेती मिशन के बारे में भी बताना था। अगले उत्तर की ओर चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप गलतियां भी समझते चलिए क्योंकि गलतियों को नहीं समझेंगे, व्हाट नॉट टू डू ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है ये तो हमेशा पता है, क्या नहीं करना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अलग कैसे हैं, हाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ये पॉइंट के आधार पर आपने उत्तर देने का प्रयास किया है और इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सहकारी बैंकों का नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह सूचीबद्ध नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का नाम आरबीआई अधिनियम की अनुसूची में वर्णित है। सहकारी बैंकों की संरचना, ये भी ठीक है और चाहे तो आप इसको पार्ट करके भी लिख सकते थे, इधर इधर करके भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। बाकी लिखने का प्रयास सही किया है, जो टू द पॉइंट है आंसर वो देने का प्रयास किया है। सहकारी बैंक सहकारिता पर आधारित बैंक हैं। सहकारी बैंकों का कार्य केवल ऋण उपलब्ध कराना न होकर ग्रामीण क्षेत्रों में धान खरीदी, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट सही लिखा आपने। इस पे 1-2 नंबर और आगे वहां पर जाने पर मिल सकते हैं, कमीशन की ओर से यदि चेक हो तो 1-2 नंबर और बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर चलते हैं। राज्य में संचालित नोनी सुरक्षा योजना के विषय में बताएं। तो ये एक आंसर बढ़िया देने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 50% की मार्किंग है, 50% मार्क्स मिले हैं। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य की बालिकाओं के लिए सुरक्षित जीवन की संकल्पना हेतु प्रतिबद्ध है। अगेन दोस्तों, ये आपके लिए आवश्यक नहीं था, इसको ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है ना। उसका रीजन है कि इतना लंबा लाइन लिखकर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राज्य द्वारा बालिकाओं की संख्या कम होते देख राज्य सरकार द्वारा यह योजना सन 2014 से प्रारंभ किया गया। चूंकि बाल लिंगानुपात 2001 की संख्या में 2011 में कमी आई, अतः बालिकाओं के स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए योजना कार्यशील है। तो ये ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य बता दिया। इस योजना का संचालन राज्य सरकार तथा LIC द्वारा किया जा रहा है, ये भी ठीक है, एक तथ्यात्मक जानकारी दे दी। इस योजना के तहत BPL परिवार के 10 वर्ष से कम आयु की 2 बालिका का बैंक में खाता खुलवाया जाता है। तो
तो ये भी ठीक है। तथ्यात्मक जानकारी आपने दे दी, मतलब सीधे सीधे आपको लिखना है, इसकी जरूरत नहीं, सीधे स्टार्ट कीजिए, जो पूछा गया उस मुद्दे पर आ जाइए। ये एक हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। और कार्यक्रमों को आपको वैसे भी पढ़ना है, पेपर 7 में भी कार्यक्रम पढ़ना है, पेपर 5 में भी कार्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम भी आपको। तो प्रोग्राम को आप पहले से ही उसके उद्देश्य बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। कब चालू किया याद है तो अच्छी बात है, किस स्थान से चालू किया और अच्छी बात है, और उद्देश्य पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि उद्देश्य को किस रूप में देखा जा रहा है, किस रूप में बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टू द पॉइंट जब आंसर देते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्क्रीट लिखने का प्रयास किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से 10 शब्द एवरेज एक लाइन में आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, मतलब एक दिन में आप, इसीलिए मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो उस वक्त ओरिजिनल फॉर्मेट में कीजिए, टाइमर लगा कर कीजिए, और ये देखिए कि आप जो आप पढ़ाई कर चुके हैं वो टू द पॉइंट उसके आंसर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगले पेज की ओर चलते हैं, और यहां पर इन्होंने एक बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखा है 175 वर्ड्स में। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण करें। आई मीन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सशक्तिकरण से तात्पर्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता से होता है, बिल्कुल ठीक, यहां से शुरुआत अच्छी है। पुरुष प्रधान समाज में विभिन्न प्रकार के निर्णय केवल पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, परंतु निर्णय लेने में सक्षम बनाने महिलाओं को भी सशक्त किया जाना आवश्यक है। तो ठीक है, इतना बैकग्राउंड ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की जा सकती। सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए आश्रम, छात्रावास, कन्या स्थापना की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोग्राम को न बताकर आप कोशिश ये करें कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ क्या हुआ, और फिर उसके बाद आप स्कीम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष का निर्माण किया गया है। महिलाओं को, इसके बाद स्व सहायता समूह भी इन्होंने लिखा होगा, आई होप, समूह को 3%, ठीक है। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं सफलतापूर्वक वापसी पर ऋण वापसी की बात हुई है, और स्वावलंबन योजना, निःशक्त महिला योजना। फिर इस तरह से आप सिंपल अंडरलाइन कीजिएगा, अलग अलग पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से प्रदेश में महिलाओं, ठीक है, यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन की बात हुई है, और नगरीय निकायों में उन्हें 50%, ये भी ठीक है। और राजनीतिक रूप से उन्हें मुखर किया जा रहा है, प्रखर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली, हालांकि ये आंसर परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, बट फिर भी इन्होंने ठीक ठाक लिखने का प्रयास किया है। 175 शब्दों में ये प्रश्न था और 15 मार्क्स का है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको कोशिश करनी होगी कि 50% मार्क्स आप ले पाएँ। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं तो कोशिश ये करनी है कि बड़े प्रश्नों को पहले प्रयास करना है लिखने का, और आंसर राइटिंग में जितना ज़्यादा आप समय दे पाएँ उतना ही कम है, क्योंकि आपको याद कितना है एग्ज़ाम हॉल में ये मायने रखता है। और शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ख़त्म कहाँ पर कर रहे हैं, तथ्यों को डाला है या नहीं, लॉजिकल चीज़ों को डाला है या नहीं, डायग्राम आपने उसमें पुट करने की कोशिश की है या नहीं, ये सारी बातें मायने रखती हैं आपके मार्क्स को गेन करने के लिए। तो दोस्तों ये था पेपर का विश्लेषण, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञानवान बनते रहिए। और पाथ आईएएस एकेडमी हमेशा अपने छात्रों के लिए तैयार है, तत्पर है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ इनबॉक्स में लिखते रहिए और उसका जवाब आपको प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू।